वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 3 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल बिम्स्टेक के बारे में है। बिम्स्टेक की 17th मिनिस्टीरियल मीट अभी हाल ही में चेयर की गई है श्रीलंका के द्वारा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक एक्चुअली में है क्या? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज मेंबर हैं। 1997 में इसे फाउंड किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। इसकी जो पहली समिट है वो 2004 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। अगर आप मेंबर कंट्रीज को देखना चाहें तो मैप में देख सकते हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। टोटल 7 देश हो गए जो बिम्स्टेक का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो 7 देश हैं ये आपस में अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए जो भी शेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए म्यूचुअली कोऑपरेट करें। जहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट है वहाँ पर मिलकर काम करें। जो रीजनल रिसोर्स हैं या ज्योग्राफिकल एडवांटेज है उसका इस्तेमाल करें सभी के फ़ायदे के लिए। मेंबर्स के नाम मैंने आपको मैप में दिखाई दिए हैं जिसमें से जो 5 हैं वो साउथ एशिया से हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार और थाईलैंड। चेयरमैनशिप जो है वो तो रोटेट करती रहती है। एक बार एक देश के पास है तो दूसरी बार दूसरे देश के पास जाएगी। ये रोटेशन अल्फ़ाबेटिकली होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1.5 बिलियन जो लोग हैं या फिर दुनिया की जो 22% ग्लोबल पॉपुलेशन है ओवरऑल वो बिम्स्टेक में कवर हो जाती है। कंबाइंड जीडीपी 2.7 ट्रिलियन का होता है बिम्स्टेक की सभी कंट्रीज़ का। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये कई सारे सेक्टर्स में, एक्चुअली मैं बात करूँ तो 15 सेक्टर्स में वर्क करते हैं मिलकर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशरीज, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। अभी हाल ही में 27 माइग्रेटरी बर्ड्स को मरा हुआ पाया गया। कॉज एवियन इन्फ्लुएंजा था हिमाचल प्रदेश की पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बात करते हैं 1975 में पोंग डैम बनाया गया बियास नदी के ऊपर। उसके बाद उसके पीछे एक बड़ा सा रिजर्वायर तैयार हो गया, जैसा कि लगभग हर डैम के पीछे आपको देखने को मिलता ही है। और उस रिजर्वायर के आसपास फ्लोरा और फौना फ्लरिश होने लगे। तो 1983 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया गया। लोकेशन आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। इसे पोंग डैम रिजर्वायर या पोंग डैम लेक के नाम से भी पुकारा जाता है। जो पानी इसमें आता है वो ब्यास नदी से आता है। मैप में लोकेशन देखना चाहें तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपको पोंग डैम मिलेगा। थोड़ा बड़े मैप में देखना चाहें तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये ब्यास रिवर है और यहीं पर पोंग डैम और पोंग रिजर्वायर है। तो लोकेशन आपने मैप में देख ली। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और 2002 में इसे रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया। वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का घर है ये। फौना की बात करें तो 220 स्पीसीज आपको बर्ड्स की मिलेंगी, 54 फैमिलीज से जो बिलोंग करती हैं। हिंदुकुश हिमालय से लेकर साइबेरिया तक कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो विंटर के समय में इस जगह पर आना पसंद करती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड के बारे में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अभी हाल ही में 3rd ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड को मुंबई में ऑपरेशनलाइज किया। सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। देखिए, अगर 2 देशों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो सैनिकों को केवल हथियार थमाकर बॉर्डर पर भेज देना इतना काफ़ी नहीं होता। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। आपको उनको लगातार आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई करनी होती है, उनको कपड़े पहुंचाने होते हैं, खाना पहुंचाना होता है। इसके लिए आपको एक लॉजिस्टिक सेंटर की आवश्यकता होती है जहां से ये सारे काम किए जाएं। लगभग हर कमांड के पास अपना लॉजिस्टिक सेंटर होता है जहां से सैनिकों को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, रसद, वो सब प्रोवाइड करवाया जाता है। कुछ समय बाद हमने ऐसा महसूस किया कि क्यों ना ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड तैयार किया जाए। नोड का मतलब सेंटर होता है जहां से सब कुछ ऑपरेशनलाइज हो रहा हो। ज्वाइंट क्यों? मतलब एक ऐसा लॉजिस्टिक सेंटर हो जिसमें हम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। जो लॉजिस्टिक सेंटर होगा वहाँ पर कुछ व्हीकल्स होंगे, कुछ सोल्जर्स होंगे, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जो ये सारी सर्विसेज दे रहे होंगे। इसी प्लान के तहत हमने जॉइंट लॉजिस्टिक
नोड तैयार करने शुरू किए, जहां पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट किया गया कि तीनों जो हमारी सिक्योरिटी विंग्स हैं उनको हम सर्विसेज दे सकें। इससे जो इंडिया की मिलिट्री वॉर फाइटिंग एबिलिटी है वो बेहतर होगी। ये तीसरा नॉट है जिसे अभी सेटअप किया गया है। इसके पहले के जो दो हैं उन्हें जनवरी 2021 में गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में ऑपरेशनलाइज किया गया। अब आपको समझ में आ गया, ये एक सेंटर लोकेशन होगी जहां से हम तीनों सिक्योरिटी विंग्स को ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ज़रूरत की कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती हैं? स्पेशली छोटे आर्म्स एंड एम्यूनिशन, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर के आइटम्स, सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट, एविएशन क्लोथिंग, स्पेयर्स और कई सारा इंजीनियरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना होता है। ये सारी सर्विसेज इसी सेंटर से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एडवांटेज की बात करें तो अगर हमारे पास एक ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड होगा तो इससे मैन पावर बचेगा, अलग अलग जगह पे सेंटर्स नहीं बनाने पड़ेंगे, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का और फाइनेंशियल सेविंग भी होगी। अब चूंकि ये तीनों ही सिक्योरिटी विंग्स के लिए होगा तो तीनों ही सिक्योरिटी विंग से जो फोर्सेस होंगी वो इसका हिस्सा होंगी, नेवी से भी, आर्मी से भी और एयरफोर्स से भी। इससे फ्यूचर में अगर ट्राई सर्विस कोऑपरेशन के माध्यम से कोई लड़ाई लड़नी हुई तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि तीनों विंग्स को एक ही जगह से लॉजिस्टिक सर्विसेज दी जा रही होंगी। ये जो कमांड होगी, इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल होगा वो तीन सर्विसेज में से किसी भी सर्विस के एक ऑफिसर के पास हो सकता है, डिपेंडिंग कि उस समय कमांड को काम क्या दिया गया है। ये सारी बातें ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिंगायत के बारे में है। हमारे ऑनरेबल पीएम ने अभी हाल ही में डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामीगालू जी को, जो कि लिंगायत रिलीजियस सेक्ट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रहे थे, उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्होंने 111 साल का एक लंबा जीवन पूरा किया था और 2019 के जनवरी में इनका देहावसान हो गया था। बात करते हैं लिंगायत के बारे में। लिंगायतिज्म ये हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन का एक सेवाइट सेक्ट रहा है। 12वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही बड़े फिलोसोफर रहे थे लॉर्ड बासवन्ना जी, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। उन्होंने हिंदुज़म को लेकर अपने डिफरेंट विचारों को रखना शुरू किया। कई सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। जो लोग उनसे प्रभावित हुए उनमें वीर शैवाज भी थे, जो उसके पहले का एक ऑलरेडी सेक्ट हुआ करता था। तो उन्होंने भी जो बासवन्ना जी की फिलॉसफी थी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। इसीलिए कई बार ये भी कह देते हैं कि लिंगायत जो थे उनको इनिशियली वीर शैवा कहा जाता था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने जो बासवन्ना जी की फिलॉसफी थी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। जो लिंगायतिज्म है ये हिंदुज़म का ही एक सेक्ट है। कई सारे हिंदू एलिमेंट्स को ये लोग फॉलो करते हैं, हालांकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी डिफरेंट हैं, जैसे कि कई सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लाइक वेद, स्मृतियाँ और उपनिषद उनका विरोध करते हैं और कास्ट सिस्टम को सिरे से खारिज करते हैं। ये भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इष्ट लिंग के फॉर्म में। एक छोटा सा शिवलिंग होता है, मतलब हर व्यक्ति का अपना शिवलिंग, जबकि यूजुअली फैलिक लिंगा की पूजा की जाती है शिवलिंग के रूप में, जो नॉर्मली हम मंदिरों में देखते हैं स्थापित, उसकी जो पूजा की जाती है उसे फैलिक लिंगा कहा जाता है। जो लिंगायतिज्म है वो क्वालिफाइड मोनिज्म पर फोकस करता है, एक ईश्वरवाद पर, लेकिन क्वालिफाइड मोनिज्म। मोनिज्म का मतलब होता है कि ईश्वर एक ही है। क्वालिफाइड मोनिज्म का मतलब ये है कि ईश्वर तो एक ही है लेकिन उनके स्वरूप कई सारे हैं। इनका जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो मोरलेस आपको एक साउथ इंडियन फिलोसोफर रामानुजी से मिलता जुलता मिलेगा। जो लिंगायतिज्म है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम। शिव कुमार स्वामीगालू जी के बारे में बात करें तो ये सिद्धगंगा मठ के हेड रहे थे कर्नाटका में और काफ़ी फेमस फॉलोअर रहे थे लिंगायतिज्म के। इन्हें इनके फॉलोअर्स नादीदा दुआ देवारू, जिसका मतलब होता है वॉकिंग गॉड, इस नाम से पुकारा करते थे। इन्हें भगवान बाष्पेश्वर का स्वरूप भी या अवतार भी माना जाता था, जो कि 12वीं शताब्दी के एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने लिंगायतिज्म को फाउंड किया। इन्होंने 132 इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए हैं इस्टेब्लिश किए थे। श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी इनके द्वारा फाउंड किया गया। ये एग्रीकल्चर फेयर भी ऑर्गेनाइज करवाते थे लोकल लोगों के लिए। 2007 में इन्हें कर्नाटक रत्न से नवाजा गया, जो कि कर्नाटका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, और 2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट के बारे में है। डीआरडीओ की एक लैब है जिसका नाम है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये कानपुर में है लैब। उन्होंने एक फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल तैयार किया। आसान भाषा में कहूँ तो बुलेट प्रूफ जैकेट।
इसे टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और BIS के स्टैंडर्ड्स पर खरा पाया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट समटाइम्स काफ़ी भारी होते हैं। अगर उसके वेट में 1 ग्राम की भी कमी कर दी जाए तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे सोल्जर्स को काफ़ी सहूलियत हो जाती है। यूजुअली जो बुलेट प्रूफ जैकेट अभी तक यूज़ किए जा रहे थे उनका वेट 10.4 kg के आसपास होता था, लेकिन ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल, ये 9 किलोग्राम्स का है, मतलब 1.4 kg वेट कम किया गया है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी बात है, इससे हमारे सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के बारे में है। श्रीनगर की डल लेक के साथ साथ 5 और लेक्स को प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर करने का प्लान बनाया गया है। बाकी की 5 कौन सी हैं? वुलर लेक, निगीन लेक, सनासर लेक, मानसबल लेक और पुरमंडल लेक, जिसे कई बार छोटा काशी भी कहा जाता है। डिसीजन को अभी जम्मू एंड कश्मीर वेटलैंड अथॉरिटी, जिसको चेयर कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी, उनकी मीटिंग के दौरान लिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजिटल इन्वेंट्री तैयार करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जियो स्पेशल डेटाबेस तैयार करेगा वेटलैंड का, मतलब क्या उनकी एग्जैक्ट लोकेशन है, उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। बात करते हैं लेक्स के बारे में। डल लेक श्रीनगर में आपको मिलेगा, अर्बन लेक है और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में दूसरी सबसे बड़ी लेक है। इसे लेक ऑफ फ्लावर्स, जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर जेवल, कई सारे नामों से पुकारा जाता है। ये कमर्शियल ऑपरेशंस का भी एक सोर्स है, लाइक फिशिंग, वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग यहाँ पर किया जाता है। जो इसमें पानी आता है वो झेलम नदी से आता है, ठीक है। दूसरी है वुलर लेक, ये एशिया की कुछ बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है, जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलेगी। ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी थी और झेलम नदी का पानी यहाँ पर भी आता है। पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स में, इसे महापद्मसर के नाम से पुकारा गया है। लेक जो इंडिया के 42 इंडियन वेटलैंड्स हैं रामसर साइट के, उनमें भी है। निगीन लेक, ये मिडली यूट्रॉफिक लेक है। यूट्रॉफिक लेक मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में आपको मिलेगी। इसे कई बार डल लेक का ही हिस्सा माना जाता है। एक नैरो स्ट्रेट है जिसे डल गेट कहते हैं, उसके ज़रिए निगीन लेक डल लेक से जुड़ती है। कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। डल लेक लद्दाख में है। जॉइंट लॉजिस्टिक नॉड, ये इंटीग्रेट कर देगा मिलिट्री के लॉजिस्टिक्स को। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? जवाब कमेंट बॉक्स में। सेशन की PDF ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप जानते हैं कि आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।